अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे सीपीसी के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। सेक्शन 47 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेक्शन 47 बेसिकली हमें कुछ चीज़ें बताता है जिसको हम पहले इसकी इंग्लिश की वर्डिंग पढ़ेंगे। मेरा वही पैटर्न है लास्ट टाइम वाला कि जब भी हमने कोई सेक्शन, कोई आर्टिकल या कोई भी लॉ पढ़ना है, उसकी एक तो बुक आपके पास मौजूद हो, दूसरा लेड पेंसिल मौजूद हो कि जिस तरह मैं उसका मीनिंग सिंपल वर्ड में बोलता जाऊँ, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाएँ ताकि जब दोबारा आप पढ़ें तो आपको दोबारा डबल मेहनत ना करनी पड़े। क्वेश्चन टू बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिक्री वाज पास्ड और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit। ये जी फर्स्ट पैरा सेक्शन 47 का, जिसमें वो ये कहता है कि जब एक डिक्री पास हो जाएगी उसके मुतल्लक जितने भी क्वेश्चन बाद में अराइज होंगे, एक डिग्री पास हो जाएगी किसी के हक में हो जाएगी, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एतराज़ात अराइज होंगे या एतराज़ात उठाए जाएंगे, चाहे दोनों पार्टियों के दरमियान हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके नुमाइंदगान के दरमियान हो, वो उसी कोर्ट में जिसमें उसकी एग्जीक्यूशन होगी उसी में हल किए जाएंगे। उसके लिए कोई अलग से केस दायर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल सुनो। सेक्शन 47 है, ए ने केस दायर किया बी के खिलाफ। ठीक है, केस किस अदालत में किया? सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट लाहौर में। सिविल कोर्ट लाहौर में केस दायर किया। केस हो गया ए के हक में, 5 लाख का केस था। अब 5 लाख का केस, डिग्री किसके हक में पास हो गई? ए के हक में। कहाँ से हुई? लाहौर से हुई। यानी जो अदालत डिग्री पास करवाती है, पास करती है, वो उस पर अमल दरामद नहीं करवाती। अमल दरामद करने के लिए दूसरी कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो उसकी एग्जीक्यूशन कोर्ट होती है या जिसको इजरा कहते हैं। इजरा वाली अदालत जिसने उस पर अमल दरामद करवाना होता है। ये अब जो सेक्शन 47 है ये हमें यहाँ पे डील कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सेक्शन 47 बेसिकली यहाँ पे चल रहा है। वो कहता है जी ए ने बी के खिलाफ केस किया, बी के खिलाफ 5 लाख की डिग्री पास हो गई लाहौर से। उसके बाद केस चला गया एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जिसने उस पर अमल दरामद करवाना है। इस वक्त ये जो 5 लाख की डिग्री है, ये 5 लाख रिकवर भी तो करवा के देना ना अदालत ने, तो वो कब होगा? जब इजरा होगी या उस डिग्री पर अमल दरामद होगा। तो वो ये कहता है सेक्शन 47 के जब इजरा चल रही होगी उसमें आप कहते हैं कि जी पी उज़र उठाता है, जी मेरे खिलाफ झूठी डिग्री पास हुई है, ये डिग्री की अमाउंट गलत है, ये डिग्री पर कोर्ट फीस नहीं लगी। तो लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 वो जितने भी आपके एतराज़ात हैं, जितने भी सवालात हैं, वो यहाँ पे ही हल होंगे। उसके लिए उन एतराज़ात को हल करवाने के लिए आप कोई अलग से नया केस, न्यू सूट फाइल नहीं करेंगे, नॉट न्यू सूट। ठीक है, बात समझ आ गई? द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन as to limitation or jurisdiction treat a proceeding under this section as a suit or a suit as a proceeding and may, if necessary, order payment of any additional court fees where a question arises as to whether any person is or is not the representative of a party. Such question shall for the purpose of this section be determined by the court। वो वही बात नेक्स्ट पैराजात में उसने की है कि अगर आपका एतराज़ है कि इसकी कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगी हुई, या आपको एतराज़ आता है कि ये सही बंदा ही नहीं है, या आपको एतराज़ है कि इस अदालत के पास अख्तियार ही नहीं है, तो आपके जितने भी एतराज़ात हैं, ये जो इजरा वाली कोर्ट है या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 इधर ही डील होंगे। इसके लिए आप सेपरेट सूट या न्यू सूट दायर नहीं कर सकते कि नया केस दायर करें जी ये डिग्री झूठी है, नहीं। उसके लिए आपको इजरा में ही या एग्जीक्यूशन, इसको एक और वर्ड बोलते हैं एग्जीक्यूशन, बेसिकली एग्जीक्यूशन इजरा को ही बोलते हैं इंग्लिश में, एग्जीक्यूशन कोर्ट में ही हल किए जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं सेक्शन 48
सॉरी 75 की। सेक्शन 75 लोकल कमीशन। सेक्शन 47 क्या है जी? लोकल कमीशन। जो लोकल कमीशन अपॉइंट होता है ना, वो सेक्शन 47 के तहत अपॉइंट होता है। कमीशन पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 75 के तहत किसके पास पावर है कि वो कमीशन को जारी करे? अदालत के पास, कोर्ट के पास। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट में इशू ए कमीशन टू कमीशन के 4 काम होते हैं। फर्स्ट वो कहता है टू एग्जामिन एनी पर्सन। दूसरा ये है जी टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है जी हमारे पास टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, एडजस्ट अकाउंट्स। एडजस्ट अकाउंट्स। चौथी जो हमारे पास बात है वो है टू मेक पार्टीशन, पार्टीशन। यानी अब गौर कीजिएगा, इधर लोकल कमीशन के कितने काम है? 4 काम है। पहला काम है टू एग्जामिन एनी पर्सन, मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, मेक टू एग्जामिन एंड एडजस्ट अकाउंट्स, टू मेक पार्टीशन। ए ने बी के खिलाफ केस किया, उसके बाद एक बी का वकील कहता है जी बी तो बीमार है, वो तो अदालत पहुंच ही नहीं सकता, वो तो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है। तो ए कहेगा जनाब वो ठीक है, अगर आपको एतराज़ है तो आप लोकल कमीशन अपॉइंट करके उस बंदे को एग्जामिन करवा ले। यानी ये पहला पॉइंट हो गया, टू एग्जामिन एनी पर्सन, यानी उसका पता करवा लें वो ठीक है या बीमार है, बिस्तरे मर्ग पर है या नहीं है। बाज़ दफ़ा होता है कि लोग कह देते हैं जी वो तो मर गया, वो फ़लाँ गवाह मर गया या फ़लाँ बंदा मर गया या फ़लाँ चीज़। तो अदालत क्या करती है? लोकल कमीशन अपॉइंट करती है जो इस बंदे के मुताल्लिक असल रिपोर्ट जारी करती है। लोकल कमीशन का कोई काम नहीं है, लोकल कमीशन ने जस्ट एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है, टू एग्जामिन एनी पर्सन। अब इसका दूसरे काम पे आते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ए कहता है जी ये रोड की राइट साइड पे है, लेफ्ट कहता है जी नहीं, और बी कहता है जी नहीं ये प्रॉपर्टी राइट साइड पे नहीं है, ये तो वो उधर है थोड़ा सा काश्तकारी वाली ज़मीन में प्रॉपर्टी है, ये तो मेन रोड पर नहीं है। ए कहता है जी मेरी जो प्रॉपर्टी जिसका मैंने केस किया होगा ना ये ऑन रोड है। बी कहता है जी नहीं ये पैलियों में ज़मीन है, यानी काश्तकारी वाली ज़मीन है, ये झूठ बोला, रोड की ज़मीन नहीं है। अदालत क्या करेगी? लोकल कमीशन अपॉइंट कर देगी, वो इन्वेस्टिगेशन करके आएगी, बताएगी कि आया जो ए कह रहा है वो ज़मीन रोड के पास है या जो बी कह रहा है कि नहीं जी ये खेतों में ज़मीन है, ठीक है, तो वो उसकी क्या है? लोकल इन्वेस्टिगेशन, उसके मुताल्लिक वो अदालत में रिपोर्ट सबमिट करे। तीसरी बात करते हैं, एक बंदा कहता है जी हमारा ए केस करता है बी पर कि हमारा लेन देन है इतना, ए कहता है मैंने 5 लाख लेना, बी कहता है नहीं जी ये 5 लाख का झूठ बोलता है, इसने मेरे से 2 लाख रुपया लेना। अदालत क्या करेगी? लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी, इनके अकाउंट्स चेक करो कि असल में इनका एक्चुअल लेन देन कितना, क्या हो गया, टू एग्जामिन एंड एडजस्ट अकाउंट्स। उसके बाद है जी एक प्रॉपर्टी है, उसके 4 भाई हैं, 4 हिस्सेदार, एक कोई ले रहा है कोई ले रहा है, एक को नहीं मिल रही। तो यहाँ पे क्या करती है अदालत? लोकल कमीशन अपॉइंट करती है कि इनके हिस्से डिटरमिन करो, इनकी पार्टीशन करो कि इन चारों के हिस्से में आती कितनी कितनी। फॉर एग्जांपल 100 रुपए की प्रॉपर्टी है तो लोकल कमीशन ने अकॉर्डिंग टू मेक पार्टीशन में क्या करना है?
25-25 के सब के शेयर बना देने जी, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू या माई रिपोर्ट सब के 25-25 बनते हैं। पता चल गया कि लोकल कमीशन का काम क्या है। एग्जामिन टू एनी पर्सन लोकल इन्वेस्टिगेशन टू एडजस्ट अकाउंट मेक पार्टीशन। एक काम लोकल कमीशन 3-4 काम नहीं कर सकता। लोकल कमीशन जो है वो फैसला जारी नहीं कर सकता। उसने क्या करना है, सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करनी है अदालत में। दूसरा उसने क्या करना है, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। और जो लोकल कमीशन की फ़ीस है वो कहाँ सबमिट होती है, कोर्ट में होती है। ये था सेक्शन 40 और 75। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 96 की। 96 सेक्शन को बेसिकली हम बोलते हैं फर्स्ट अपील। इसको इब्तदाई अपील भी कहते हैं। इब्तदाई अपील कह लें, पहली अपील कह लें। सेक्शन 96 पढ़ने से पहले मैं आपको चीज़ बताता चलूँ। जनरली तौर पर, आम तौर पर हर जो डिग्री पास होती है वो क्या है, अपीलेबल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 96 को, गौर करो सारे। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट अपील भी कहते हैं और इब्तदाई अपील उर्दू में कहते हैं। Save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeal from the decision of a such court. यानी according to section 96, every decree is appealable. लॉ क्या कहता है, जो हर डिग्री पास होती है वो क्या है, अपीलेबल है। चाहे इसमें यकतरफा डिग्री हो, चाहे कंटेस्टेड डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, वो क्या है, अपीलेबल है। अब इसकी नेक्स्ट 2 लाइनें और पढ़ो। एनी अपील, एन अपील में लाई फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी, यानी यकतरफा भी कोई डिग्री पास हुई हो वो भी क्या है, अपीलेबल। अब वर्ड यहां यूज हुआ है एक्स पार्टी। एक्स पार्टी का बेसिकली मतलब होता है यक तरफा, वन साइडेड। उसके बाद है नीचे वो लिखता है नंबर 3 पे, नो अपील शैल लाई फ्रॉम ए डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज। वो कहता है उस तीसरे नंबर पे वो कहता है उस डिग्री के खिलाफ अपील नहीं हो सकती जो डिग्री दोनों पार्टियों की रजामंदी से पास हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है जी मैंने बी से मकान लेना है, बाद में बी आगे स्टेटमेंट दे देता है जी हाँ इसको मकान दे दो, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं किसी तरह का। ए ने तो अलर्ज किया है ना कि मैंने बी से मकान लेना है। बी बाद में दोनों का कंप्रोमाइज़ हो जाता है, बी आके स्टेटमेंट दे देता कोर्ट में कि जी ये मकान इसके हक़ में कर दिया जाए, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। ये बेसिकली कौन सी डिग्री होगी, विद कॉन्सेंट या विद कंप्रोमाइज़। तो लॉ ये कहता है कि जहाँ पे आप बामी रजामंदी से कोई फ़ैसला देते हैं वो फ़ैसला जो है वो अपीलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 104 की। अपील फ्रॉम, ये है फर्स्ट अपील, इसको कहते हैं बेसिकली अपील फ्रॉम डिक्री भी और फर्स्ट अपील भी कहते हैं। ये है जी 104 भी अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। 104 के तहत एक केस में कोई भी ऑर्डर होता है, मैंने ऑर्डर को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यानी हर डेट पर हर हेयरिंग पर एक अदालत की जो प्रोसीडिंग होती है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर केस के अखराज का भी हो सकता है, वो ऑर्डर कोर्ट फीस का भी हो सकता है, अखबार इश्तिहारात का भी हो सकता है, नोटिस का भी हो सकता है। उसमें उस ऑर्डर में बाज़ केस जो DNP हुए होते हैं, डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन हुए होते हैं, या तलबाना ना होने की वजह से डिसमिस होते हैं, उसमें भी जो ऑर्डर होता है वो क्या है, ऑर्डर ही है।
बाज़ दफ़ा आप एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन देते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं। वो क्या है, खारिज करना भी ऑर्डर है। आपकी एप्लीकेशन कोई एक्सेप्ट, आप वो क्या कहते हैं, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी क्या है, ऑर्डर है। यानी इस तरह का कोई अपील ऑर्डर, एक केस में ऑर्डर जो हुआ हो और आपने उसकी अपील करनी हो, तो अपील फ्रॉम ऑर्डर जो है वो 104 के तहत होगी। ठीक है। अब जब हम पढ़ते हैं ना 96, सेक्शन 96, इसके साथ हमें ऑर्डर 41 भी पढ़ना होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता जाके आगे आपको चीज़ें पता। जब सेक्शन 104 पढ़ेंगे ना, इसके साथ ऑर्डर हमें 43 पढ़ना होगा, CPC। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। अब बात करते हैं ऑर्डर, अपील फ्रॉम ऑर्डर की 104 की, सेक्शन 104 की। ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और फ्रॉम नो अदर ऑर्डर्स। अब इसकी एक मोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जितने भी ऑर्डर हैं वो सारे क्या हैं, अपीलेबल हैं। एवरी ऑर्डर मस्ट बी अपीलेबल। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, एक ऑर्डर हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, कॉस्ट का ऑर्डर हुआ, आप चले गए किस में, अपील में, कि मेरे खिलाफ कॉस्ट का ऑर्डर हो गया। अब अपील में फर्दर क्या हुआ है, ऑर्डर हो गया। ये जो अपील में ऑर्डर हुआ है ये अपीलेबल नहीं है। पहले ऑर्डर हुआ, उस पर आप कहाँ, किस में चले गए, उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में चले गए। उस अपील पर भी तो कोई ऑर्डर होना था ना। वो जो ऑर्डर थर्ड जगह पे हुआ है वो अपीलेबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। उसके अलावा ऊपर हमने पढ़ा था 47 के मुताबिक एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में कोर्ट किसी बंदे को कहती है कि इसको अरेस्ट करके ले आओ, ठीक है, या इसको डिटेन कर लो, जेल में डाल दो, या इसको कोई कॉस्ट डाल दो, तो ये दो ऑर्डर भी जो है वो अपीलेबल नहीं है। इसको अब फर्दर पढ़ते हैं। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 90 और सेक्शन 92 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट ए सूट, और एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, एन ऑर्डर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग ए फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। यानी एग्जीक्यूशन डिग्री की इजरा के मुतल्लक या कोई ऐसा सीन हो तो उस वक़्त जो भी ऑर्डर होगा वो क्या है, अपीलेबल नहीं है। सेक्शन बात करते हैं 115 की, ये समझ आ गया। 104 सेक्शन की बात करते हैं 115 की, ये बेसिकली है रिवीजन। अब दो चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर गौर करें। सेक्शन 14 पे है जी हमारे पास रिव्यू, ये है सेक्शन 114 CPC का। सेक्शन 115 CPC का है हमारे पास रिवीजन। अब रिवीजन और रिव्यू में फ़र्क क्या है, ये आज डिफरेंस देख लो। जो है रिवीजन को उर्दू में कहते हैं निगरानी, रिवीजन और रिव्यू को कहते हैं नज़र सानी। अब जो रिवीजन है ना, ये हमेशा नीचे वाली अदालत से बड़ी अदालत में दायर होती है। जो नज़र सानी है, जो रिव्यू है, जिस अदालत का फैसला होता है उसी अदालत में दायर होता है रिव्यू। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है तो रिव्यू भी ए ही अदालत में होगा। जो रिवीजन है वो अगर सिविल कोर्ट ने फैसला दिया तो रिवीजन हमेशा कहाँ दायर होगी, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी या हाई कोर्ट में होगी। रिवीजन नीचे वाली सेम अदालत में नहीं होती, रिवीजन अपर अदालत में होती है। जो रिव्यू होता है वो कहाँ होता है, सेम कोर्ट में होता है। आगे पढ़ो, अब इसको पढ़ते हैं। The High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to the such High Court and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate
court appears to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or to have acted in the exercise of its jurisdiction legally, illegally, or with material irregularity, the High Court may make such order in the case as it thinks fit. वो ये कहता है कि जो रिवीजन है वो उसमें करती क्या, हाई कोर्ट के अपनी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है उनसे रिकॉर्ड मंगवाती है, और किन सूरतों में रिकॉर्ड मंगवाती है, जब रिवीजन उधर दायर हुई हो तो वो इन सूरतों में रिकॉर्ड मंगवाती है। पहली वो सूरत ये बताता है टू हैव एक्सरसाइज ए जुडिक्शन नॉट वेस्टेड इन बाय लॉ, उसने वो पावर इख्तियार की है जो उसको लॉ के मुताबिक अलॉट ही नहीं की गई, जो इख्तियारात उसको कानून के मुताबिक दिए ही नहीं गए, जज ने वो इख्तियारात इस्तेमाल करके फैसला दिया, इसलिए फैसले के खिलाफ क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकती है। दूसरी बात सुनो, टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुडिक्शन सो वेस्टेड, उसने जो उसको इख्तियारात दिए गए थे जज को, उसने वो इख्तियारात इस्तेमाल ही नहीं किए। ठीक है। तीसरी वो बात करता है टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुडिक्शन इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी, यानी जो इसको इख्तियारात दिए गए थे उसका उसने गलत इस्तेमाल किया, गैर कानूनी तरीके पर उसने फैसला दिया, जो लॉ कहता था वो फैसला नहीं दिया, लॉ के खिलाफ फैसला दिया। इन तीन सूरतों में क्या हो सकती है, रिवीजन हो सकती है। ये रिवीजन की बेसिकली ग्राउंड्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर दिस सब सेक्शन ही शैल इन सपोर्ट ऑफ सच एप्लीकेशन furnish copies of the pleadings, documents and order of the subordinate court, and the high court shall accept for reason to be recorded dispose of such application without calling for record or the subordinate court। अब वो ये कहते हैं कि जब भी रिवीजन दायर होगी तो रिवीजन प्रॉपर तैयार की जाएगी, जैसे केस तैयार किया जाता है, नीचे वाली कोर्ट का फैसला साथ लगाया जाता है और उसको दायर किया जाता है, और हाई कोर्ट के पास अख्तियार है कि अगर उसको लगे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो वो बगैर रीज़न बताए भी उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते। नीचे पढ़ो, provided further that such application shall be made within 90 days of the decision of the subordinate court, which shall provided a copy of such decision within 3 days thereof, and the high court shall dispose of such application within 6 months। अब रिवीजन की वो पहली बात क्या करता है, हाई कोर्ट में रिवीजन कितने दिन में दायर होगी, हाई कोर्ट में 90 दिन के अंदर दायर होगी, और हाई कोर्ट कितने मंथ में उसको डिस्पोज ऑफ करने का इख्तियार रखता है, चाहे लंबा हो जाए, लेकिन लॉ यही कहता है 6 मंथ की बात करता है। 3 दिन इसमें दिए गए हैं, 3 days फॉर कॉपीज। ठीक है। अब यही रिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने दिनों में होगी, दोबारा सोच लो, 60 दिन में होगी, 60 days में। आगे पढ़ो, The district court may exercise the power conferred on the high court by subsection 1 in respect of any case decided by the subordinate court. Such district in no appeal lies, and the amount or value of the subject matter whereof does not exceed the limit of the appellate jurisdiction of the district court. If any application under subsection 1 in respect of within the competence of the district court has been made either to high court or to district court, no further such application shall be made to either of them। जो रिवीजन की पावर है वो एक दफ़ा ही इस्तेमाल की जा सकती है, चाहे उसको आप हाई कोर्ट में कर लें चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें। ठीक है। दोनों में से किसी एक जगह पर भी आपने रिवीजन इख्तियार कर ली है तो आप उसके बाद फर्दर रिवीजन दायर नहीं कर सकते, किसी एक में कर सकते हैं। No proceeding in revision shall be entertained by the High Court against an order made on subsection 2 by the District Court। अब सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई रिवीजन पर फैसला दे दिया है, उसी के खिलाफ रिवीजन दूसरी दायर नहीं हाई कोर्ट में हो सकती। हाँ, रिव्यू करो, कोई और स्टेज पर लेके जाओ, रिवीजन नहीं हो सकती। ठीक है, दैट्स इट, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सीपीसी का, जो हमारा लास्ट सेक्शन है। कॉल है, कट कर दें लाल को। सेक्शन है जी 51। ये है जी, क्या है, इनहेरेंट पावर, इनहेरेंट पावर ऑफ
कोर्ट या सिविल कोर्ट। सेक्शन 151 के तहत सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। Saving of inherent powers of the court, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends justice or to be prevent abuse of the process of the court। inherent power बेसिकली क्या है? अदालत का ज़ाती दायरा इख्तियार। इसको लिखें, इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ। ज़ाती दायरा इख्तियार या ज़ाती पावर। अब सीपीसी, पूरी सीपीसी किसी पॉइंट पर खामोश है, लॉ में वो प्रोविजन ही सीपीसी में मौजूद नहीं है। उस वक़्त जो अदालत है या जो सिविल कोर्ट है वो अपनी इनहेरेंट पावर इस्तेमाल कर सकती है। और इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करने के दो मकसद होने चाहिए, एंड ऑफ जस्टिस, और केस में से जो गलतियां हैं उसको निकालना। एंड ऑफ जस्टिस मतलब है कि अदालत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करना हो और केस में से जो नेगेटिव फॉल्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ख़त्म करना। ठीक है, ये जी था हमारा सीपीसी का सेक्शंस का पोर्शन, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेप बाय स्टेप किया है और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आया होगा।